तो द सुप्रीम एल्केमी मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिन और उसके कजन चैंग ने फैंग को पल्स किंचिंग पिल के चोरी में फंसा दिया था, जिस इल्जाम को हटाने के लिए फैंग आखिरी में खुद पल्स किंचिंग पिल को रिफाइन करने को राजी हो जाता है ताकि वह अपनी बेगुनाही को सबके सामने साबित कर सके कि वह कोई चोर नहीं। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम फैंग को देखते हैं जो उन हब्स को देख लिन को कहता है कि क्या ये सभी हब्स इतने पुराने हैं कि मैं इनके हेल्प से वह पिल को रिफाइन कर सकूं। जिस पर लिन बोलता है हाँ एकदम, ये सभी हब्स फुल्ली मैच्योर हैं, पर अगर तुम्हें पिल रिफाइन करने नहीं आता तो तुम इसका बहाना बनाकर यहाँ से भाग सकते हो। जिसके सपोर्ट में चैंग भी कहता है, बोलता है हाँ वैसे भी हमारे पास इतना ज्यादा समय फालतू में नहीं पड़ा है कि हम तुम जैसे लोगों की बकवास सुने, तो अगर तुम एलेक्सी रिफाइन नहीं कर सकते। जिसके आगे चैंग कुछ बोल पाता, इतने में हम किन्सी को गुस्से में चैंग पर एक अटैक करता देखते हैं, जिससे चैंग दूर नीचे जा गिरता है। फिर किन्सी कहती है सभी चुप हो जाओ, फालतू में अगर यहाँ पर किसी ने बात की तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जिसको तो चैंग कुछ कहने से रहा, इसलिए वह जिन की हेल्प से फिर से उठने लगता है। पर इधर फैंग इन हब्स को देखकर समझ गया था कि ये सभी हब्स पूरी तरह से मैच्योर नहीं है कि वह उनके करंट स्ट्रेंथ से इस पिल को रिफाइन कर पाए। कहीं इसीलिए तो लिन ने मुझे हब्स नहीं दिए हैं ताकि वह मुझे फंसा सके। पर कोई बात नहीं, लिंगर इन हब्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होगी, तो लिंगर मेरी मदद करो। जिस पर लिंगर अपनी कुछ पावर फैंग की बॉडी में ट्रांसफर कर देती है, जिसके हेल्प से फैंग इन सभी हब्स को कुछ समय के अंदर ही इतना मैच्योर बना देता है कि वह इनके हेल्प से पिल को रिफाइन कर सके। जिसके साथ ही फैंग अपनी स्पिरिचुअल फर्नेस को समन करते हुए अपने ब्लू स्पिरिचुअल फ्लेम से उसे हीट करना स्टार्ट कर देता है। जिस फ्लेम पर नजर जब लिन की पड़ती है तो वह हैरान परेशान होते हुए बोलता है कि यह कौन सा फ्लेम है जिसे आज तक मैंने नहीं देखा। जिसकी ये बात सुनकर फैंग उसे कहता है कि तुम अच्छी तरह से देखना, वो क्या है ना कि मैं पिल को बहुत जल्दी से रिफाइन कर देता हूँ। जो बोलकर फैंग उन सभी हब्स को फर्नेस में रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कुछ ही देर में वह उन सभी हब्स को एक पिल के आकार में ढाल देता है, जिससे वहां पर इस पिल की फ्रेगनेंस पहले की तरह इस रूम में पूरी तरह से फैलने लगती है। जिसे जब लिन स्मेल करता है तो उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर फैंग बिल्कुल सही प्रोसेस का यूज करके इस पिल को रिफाइन कर रहा है। पर यहाँ पर लिन यह देखकर काफी ज्यादा हैरान था कि यहाँ पर फैंग ने इस पिल को बस कुछ ही सेकंड के अंदर ही रिफाइन कर दिया, और वहीं उसको खुद इस पिल को रिफाइन करने में कम से कम एक दिन तो लग ही जाता है। और साथ में इस पिल को पूरी तरह से सक्सेसफुली रिफाइन करने का रेट बस 30% है। तो भला ये फैंग इतनी आसानी से इतने कम समय के अंदर इस पिल को कैसे रिफाइन कर सकता है। जो बात तो लिन सोच ही रहा था कि इतने में हम देखते हैं कि फैंग ने उस पल्स क्विंचिंग पिल को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया है। जिस पिल को रिफाइन करने के बाद फैंग एल्डर सॉन्ग से कहता है कि आपने तो देख ही लिया कि मैं इस पिल को पूरी तरह से रिफाइन कर सकता हूँ, तो बताइए अब मैं चोर हूँ कि नहीं। जिस पर एल्डर सॉन्ग लिन से सवाल करते हैं कि क्या अभी जो फैंग ने उस पिल को रिफाइन किया है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं। जिनके इस बातों का जवाब लिन बिल्कुल नहीं देता, क्योंकि वह तो अभी यही सोच रहा था कि आखिर फैंग किस टेक्निक का यूज करके उस पिल को रिफाइन कर रहा था कि वह इतनी जल्दी इतने कम समय के अंदर इस पिल को इतनी अच्छी से रिफाइन कर सका। आखिर फैंग के पास इतनी अच्छी एल्केमी नॉलेज कहाँ से आई। जो बात को सोचते हुए जब लिन को रियलाइज होता है कि एल्डर सॉन्ग ने उससे कुछ पूछा है, तब वो डरते हुए कहता है हाँ फैंग ने बिल्कुल ही सही पिल रिफाइन किया है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके इन बातों को सुनकर एल्डर सॉन्ग यह सबके सामने अनाउंस कर देते हैं कि यहाँ पर फैंग कोई चोर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वह उस पिल को खुद रिफाइन कर सकता है, तो भला वह उस पिल की कैसे चोरी करेगा। तो एल्डर सॉन्ग जब फैंग को पूरी तरह से निर्दोष साबित कर देते हैं तो चैंग बोलने लगता है कि फैंग मैं जानता हूँ कि यहाँ पर मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, इसलिए तुम मुझे माफ कर दो। मैं आगे से तुम्हारे ऊपर ऐसा कोई भी इल्जाम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आज जो मैंने देखा है उससे मैं समझ गया हूँ कि तुम एक महान एल्केमिस्ट हो। जिस पर फैंग बोलता है ठीक है मैंने तुम्हें माफ किया, पर इसकी वजह से तुम अपना 50,000 पॉइंट मुझे देना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर मैंने उस बेट को जीत लिया है। तो हमारे बेट के अनुसार तुम मुझे लाओ वो 50,000 पॉइंट दो। जिसकी ये बात सुनकर तो चैंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि यहाँ पर एल्डर सॉन्ग खड़े थे जो उसको ही देख रहे थे। तो चैंग कहता है ठीक है मैं तुम्हें वो 50,000 पॉइंट दे रहा हूँ। जो बोलकर चैंग अपने पास रखे हुए 50,000 पॉइंट को फैंग की ओर ट्रांसफर कर देता है। जिस पॉइंट को पाकर फैंग खुश होते हुए चैंग को कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम फ्यूचर में मुझे ऐसे ही परेशान करते रहो ताकि तुम मुझे फ्री में वो पॉइंट दे पाओ। इसलिए आगे से तुम्हें जो भी मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करनी है तुम वह करो, बस इसके बदले में तुम्हें मुझे वो पॉइंट्स देने पड़ेंगे। जिस पर चैंग कहता नहीं ऐसा मैं बिल्कुल भी आगे से नहीं करूंगा, बस आज आप मुझे माफ कर दीजिए।
जो बोलकर चैंग अपने कजन और अपने फ्रेंड लिन को वहां से लेकर चला जाता है। जिसके बाद एल्डर सॉन्ग फैंग को कहते हैं कि जब तुम यहाँ पर पूरी तरह से निर्दोष साबित हो चुके हो तो तुमने जो वह पल्स क्विंचिंग पिल को रिफाइन किया है तुम इसको अपने पास रख सकते हो एज अ मेरी अपॉलॉजी। जो बोलकर एल्डर सॉन्ग भी वहां से चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद किन्सी फैंग को कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिमाग में बहुत ही ज्यादा सवाल चल रहे होंगे कि मैंने आखिर तुम्हारी मदद क्यों की। तो फैंग कहता है हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, क्योंकि अभी तक हमारा जितना भी इनकाउंटर हुआ है उन सब में हमने आपस में ही फाइट किया है, तो इन सब की वजह से तुम्हें तो मुझ पर गुस्सा होना चाहिए, पर तुमने यहाँ पर मेरी मदद क्यों की। जिस पर किन्सी फैंग को कहती है कि अभी तक हमारी जितनी भी इनकाउंटर हुए हैं उन सब की वजह से मैं यह तो समझ चुकी हूँ कि तुम कभी चोरी नहीं कर सकते, और वैसे भी तुम तो मेरे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट हो, तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकती हूँ बताओ। जो बोलकर किन्सी वहां पर फैंग को अपना नाम बताते हुए चली जाती है। जिसके बाद हम फैंग को लनहाउ मैंसन के कल्टीवेशन पूल में देखते हैं, जहां पर वह पहले जैसे ही एक्सट्रैक्शन लिक्विड को बनाकर अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। पर यहाँ पर फैंग को कल्टीवेशन करते हुए अब इतने दिन बीत चुके थे कि वह इस लिक्विड में मौजूद एक्सट्रीम प्रेशर को बहुत ही आसानी से सह पा रहा था, जिसकी वजह से फैंग अपनी बॉडी को इस बार और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए पल्स क्विंचिंग पिल को कंज्यूम करते हुए इस पूल के अंदर बैठ जाता है। जिससे हम पहले जैसे ही फैंग की बॉडी पर एक आर्मर बनता हुआ देखते हैं, और साथ में तो उस पर एक एक्सट्रीम प्रेशर लगी रहा था। जिन सभी हार्ड ट्रेनिंग और प्रैक्टिस की वजह से फैंग फाइनली अपना ब्रेक थ्रू करके मार्शल आर्ट ट्रेलम के 5th लेवल पर आ जाता है। जिस रिजल्ट से फैंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि उसने जो टारगेट 20 दिनों के अंदर मार्शल आर्ट ट्रेलम का बनाया था वह उसने कंप्लीट कर लिया रहता है। इसलिए फैंग अपनी प्रैक्टिस को टेम्पररी रोक कर इस पूल से बाहर आते हुए अपनी मिली हुई नई पावर का यूज करता है, जो कि उसे इस मार्शल आर्ट ट्रेलम पर पहुंचने की वजह से मिली थी। जो पावर असल में सुपरविजन था, जिसके हेल्प से फैंग एक ही जगह पर खड़े होकर अपने आसपास के एरिया को देखने लगता है। जिन सब में फैंग की नजर टिया पर पड़ती है, जो उससे मिलने के लिए यहाँ पर आ रही थी। जिसको यहाँ पर आता हुआ देख फैंग तुरंत ही अपने कपड़े पहनकर अपने रूम से बाहर आ जाता है। तो टिया की नजर जब फैंग पर पड़ती है तो वह हैरान होते हुए कहती है कि क्या तुमने अपना फिर से ब्रेक थ्रू किया है, लेकिन 1 मिनट 2 दिन पहले तो तुम मार्शल आर्ट ट्रेलम के 2nd लेवल पर थे, पर अभी तुम 5th लेवल पर कैसे आ गए। जिस पर फैंग टिया कहता है कि मैं इन दिनों बहुत ही हार्ड कल्टीवेशन कर रहा हूँ, जिसका ही है ये रिजल्ट। तो बताओ टिया यहाँ पर तुम्हारा कैसे आना हुआ। जिस पर टिया फैंग को बताती है कि कल एनुअल लिंगी ओपनिंग डे है। जिसकी ये बातें सुनकर फैंग टिया से सवाल करता है कि आखिर ये लिंग ही कहाँ है, इसके बारे में तो मैंने आज से पहले कभी सुना नहीं था, यह कौन सी जगह है भला। जिस पर टिया फैंग को बताती है कि लिंग ही लनहाउ मैंसन का एक एंशिएंट लैंड है, जो 1 साल में बस 3 दिनों के लिए ही खुलता है, जहां पर इस साल लनहाउ मैंसन के बहुत ही जीनियस डिसाइपल जाने वाले हैं, ताकि वह वहां पर कल्टीवेट करके अपनी कल्टीवेशन लेवल को इनहेंस कर सके। और लेजेंड्स की माने तो लिंगी एक ऐसा एंशिएंट लैंड है जहां पर तुम्हें बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी देखने को मिलेगी, जिन सब की वजह से अगर तुम वहां पर बस 3 दिनों तक ही प्रैक्टिस करो तो वह तुम्हारी 3 दिनों की प्रैक्टिस बाहर के वर्ल्ड से 6 महीने की बराबर होगी, क्योंकि वहां पर हेवन और अर्थ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद है, जिसके हेल्प से अगर कोई भी कल्टीवेटर वहां पर अपनी कल्टीवेशन करेगा तो वह अपने कल्टीवेशन लेवल को कम समय के अंदर एक अलग ही लेवल पर ले जा सकता है। जिन 3 दिनों में वो कल्टीवेटर ना कि अपने कल्टीवेशन स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, बल्कि वो अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को भी यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी से बढ़ा सकता है। और हाँ फैंग, उस एंशिएंट लैंड के रिवर के बारे में तो मैं तुम्हें बताना ही भूल गई। मैंने ऐसा सुना है कि उस रिवर में मौजूद फिश नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वह प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी रहती है, जिसके हेल्प से अगर कोई कल्टीवेटर उन्हें कंज्यूम करे तो वह उसके फिजिकल स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा इनहेंस कर सकती हैं। तो बताओ फैंग, कल तुम मेरे साथ लिंगी चलोगे। जिस बात से तो फैंग कभी भी मना नहीं कर सकता था, क्योंकि इस एंशिएंट लैंड में वह सभी चीजें मौजूद थी जो फैंग को चाहिए ताकि वह अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। इसलिए फैंग अब ज्यादा ना सोचते हुए तुरंत ही टिया को कह देता है कि हाँ, मैं कल तुम्हारे साथ लिंगी चलने को तैयार हूँ। तो टिया जब सुनती है कि फैंग उसके साथ उस एंशिएंट लैंड पर जाने को मान गया है तो वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके दिखाती एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।